तो बता दें कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जेडीयू कार्यालय पहुंचे। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। उनके जाने की घोषणा होते ही उनके बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और आज निशांत जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनकी अहम बैठक राज्यसभा सांसद संजय झा और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ हुई। इस दौरान पार्टी कार्यालय में एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहे। निशांत कुमार के पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की है। भगवान प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हर वर्ष हम लोगों ने बचपन से इस महावीर मंदिर में भगवान प्रभु श्री राम के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने का काम शुरू हुआ। और महावीर मंदिर मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा पूजा का ही नहीं, एक आस्था का स्थान है। और आज के दिन हम अपने गुरु आचार्य श्री किशोर कुणाल जी को भी जरूर याद करेंगे, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना ही नहीं की, यहाँ पर पूरे पटना और पूरे बिहार में एक आस्था का केंद्र उन्होंने स्थापित किया। आज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में उनका स्थान है और हम रामनवमी के इस उत्सव के दिन जहाँ भगवान प्रभु श्री राम का नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और भगवान प्रभु श्री राम के जीवन, हम सब के जीवन के अंदर आदर्श जो उन्होंने स्थापित है, वो आदर्श। पटना अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच भी राज्य में राजस्व कार्यों की गति थमी नहीं है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कार्यालय में बताया कि सरकार जनहित के कार्यों को बाधित नहीं होने देगी और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक कार्य पर लौटने के निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अब तक 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के वापस लौटने की सूचना है। उन्होंने कहा है कि सभी अंचलों का प्रभार अधिकारियों के दे दिया गया है और अभी 273 अंचल अधिकारी कार्यरत हैं। सभी को अतिरिक्त प्रभाव देकर कार्य की व्यवस्था बनाई जा रही है और समय सीमा के भीतर लौटे सभी अधिकारियों को सदर अंचलों का प्रभार सौंपा जा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने अंचलाधिकारी की हड़ताल कार्य वापसी को लेकर करके भी निर्देशित किया था। 25 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का अंतिम निर्देश विभाग ने जारी किया था। इस आदेश के आलोक में अब तक जो रिपोर्ट जिला से आई है, 2 दर्जन अंचलाधिकारी काम पर वापस लौट आए हैं। सेवा के प्रति उनके सम्मान को देखते हुए उन्हें जल्द ही पटना जिले के विभिन्न अंचलों का प्रभार सौंप दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इसे सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में सेवानिवृत्त हुए अंचलाधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजित किया जाएगा, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार पहले भी हुआ है। जो अंचलाधिकारी अभी भी हड़ताल पर हैं और जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान नहीं दिया, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य जनहित के कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखना है।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संसद में बिहार में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि टगरुआ में छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं बेहद दुखद है। पटना, दरभंगा और अन्य जिलों में छात्रावास और कोचिंग सेंटर भी सुरक्षित नहीं है। पप्पू यादव ने कड़े कानून बनाने और त्वरित न्याय दिलाने और छात्रावास की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने छात्राओं और गरीब दलित परिवार की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है ताकि शिक्षा सुरक्षित वातावरण में मिल सके। मैडम, लगातार देश और बिहार में खास तौर पर छात्रावास, कोचिंग पढ़ने वाली और गांव में स्कूल की बच्ची के साथ शारीरिक शोषण, हमारे ही पूर्णिया में एसिड डाल के बच्चों का सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। 3 डगरवा में ये घटना घटी, सामूहिक बलात्कार हुए, एसिड पीटा गया। मैडम, छात्रावास में जिस तरह नीट्स की बच्ची के साथ बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े लोग की भूमिका है, जिसमें कई डॉक्टर, कई हॉस्टल वाले छात्रावास में उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लगातार उसके परिवार दर दर की ठोकरें नीट्स की बच्ची के साथ खा रहे हैं। इस तरह लगातार घटना दरभंगा में मैडम, अन्य जगहों पर शोषण लगातार बच्चियों का बिहार में, दलित गरीब बच्ची जो पढ़ने जाती है और जो बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आज भोजपुर जिले के जगदीशपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह किला परिसर में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद परिसर में ही बने शहीद बाबा की मजार पर चादर पोशी की और किला परिसर पहुंचने पर मंत्री का पार्टी नेताओं ने इस्तकबाल किया। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि ये जीत एकजुटता का परिणाम है और बिहार के मुद्दों को जनहित में उठाने का अवसर मिलेगा। मेरा सौभाग्य है जगदीशपुर की धरती पे आने का अवसर मिला है। यहाँ आकर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बलिदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ किया उसको याद कर रहे हैं और उससे प्रेरणा लेते हुए हम सबों को एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक बेहतर देश बनाने के लिए अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जी, ये एनडीए की एकजुटता का परिणाम है। सभी सीटों पे लोग जीत कर गए हैं और जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, सभी लोगों से आशा और अपेक्षा रहेगी कि राज्यसभा में जाकर वो बिहार से जुड़े मुद्दों को तत्परता के साथ उठाएंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और परिसीमन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2026 चुनाव के लिए नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा, जिससे सभी वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। परिसीमन का काम आज के समय में तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में जनगणना का काम शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, काम चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है। उस बीच में पुराने जनगणना के आधार पर डेटा उठाकर नया परिसीमन करना बहुत सही नहीं रहेगा। जनगणना का काम चल रहा है, पूरे देश में परिसीमन का काम होना है, लोकसभा के लिए होना है, विधानसभा के लिए होना है और एक बार जब डेटा आ जाता है नया, उस डेटा के आधार पर फिर पंचायतों में भी परिसीमन के लिए विचार किया जाएगा। सरकार ने घोषणा की थी कि जितने मुखिया सरपंच है सबको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। नहीं, आर्म्स के लाइसेंस के लिए पिछले विधानसभा के सत्र में भी सवाल उठा था। तमाम जिलों में जिला पदाधिकारियों को गृह मंत्रालय की ओर से सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि जो भी आवेदन लंबित पड़े हैं जनप्रतिनिधियों के, उन आवेदनों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, नीतीश कुमार की राजनीति और प्रशासनिक कुशलता ने बिहार को नई दिशा दी है। 1994 में कटिहार मेडिकल कॉलेज में जनता दल और बाद में जनता दल यूनाइटेड की नींव रखी गई। डॉक्टर करीम ने बताया कि नीतीश जी रेल और कपड़ा मंत्री के रूप में भी विकास कार्यों में सक्रिय रहे और 2005 में बिहार की बागडोर संभालने के बाद सड़क, स्कूल, अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने प्रगति की नए आयाम को हासिल किया है और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनकी योग्य उपलब्धि है।
आपके सवाल पर मुझे वो दिन याद आता है जब 16 अप्रैल 1994 को कटिहार मेडिकल कॉलेज कैंपस में श्री नीतीश कुमार जी आए थे। जनाब यूनुस सलीम साहब जो यहाँ के एमपी थे, कटिहार के, वो थे। अब्दुल गफूर साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बिरशर पटेल जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और भी खिदवाई साहब गवर्नर थे, वो भी आए थे। सारे लोग आए थे। एक हमारे 100 बेडेड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, उसमें वो तशरीफ लाए थे वो लोग। और यही अनाउंस हुआ था, लोग नाला थे, जनता दल यानी लालू जी की पार्टी से लोग नाला थे, परेशान थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और इन लोगों का जो मशवरा था, पॉजिटिव मशवरा प्रदेश के लिए, उसको वो नकारात्मक रूप थी उस वक्त लालू जी की, जिसकी वजह कर यहीं से बिगुल फीका था, बिगुल फूका गया और फिर जनता जी बनी। कुछ दिनों के बाद वही समता बन गई और वही आज जनता दल यूनाइटेड है। तो इसकी शुरुआत यही हुई। नीतीश कुमार जी एक अच्छे इंसान हैं, वर्क ओरिएंटेड हैं, और सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य करने के फैसले पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि तेल कंपनियों के नुकसान को कम करने के लिए विशेष रूप से रियायत दी गई है ताकि ये तय किया जा सके कि वे उपभोक्ताओं को अधिक कीमतें चुकाने के लिए मजबूर न करें। देखिए, ये फैसला कहीं न कहीं जो पश्चिम एशिया का संकट है, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का नुकसान जनता को नहीं झेलना पड़े, इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियां जो कच्चे तेल और एलपीजी को लेकर के जो काम करती रही हैं, अब ये पेट्रोल और डीजल को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ब्रेंड के जो इंडेक्स के जो प्राइसेज हैं, उसके हिसाब से उन्हें ज्यादा भुगतान करके तेल लेना पड़ रहा है उनकी, और उसका सीधा नुकसान भारतीय उपभोक्ताओं को हो सकता है अगर वो मूल्य वृद्धि करते हैं। उपभोक्ताओं को राहत मिले, इसके लिए ये लाभ पेट्रोलियम कंपनियों को दिया गया है, जिससे कि वो बाजार की जो अनिश्चितता है उसको कहीं न कहीं वो नियंत्रित कर पाए और इस राहत का लाभ न केवल पेट्रोलियम कंपनियां बल्कि उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष तौर पर मिल सके। पेट्रोल पंप पर भी कम होंगे पेट्रोल? नहीं, ये सीधा है कि बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य लगातार बढ़ रहा है और भारत में मूल्य स्थिर है, तो निसंदेह पेट्रोलियम कंपनियां बड़े घाटे में भी जा रही हैं। तो इनको नुकसान कम हो ताकि वो